अब अभी हम लोग ने वर्ल्ड वॉर को समझे हैं, अब वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या था। हम लोग इंडियंस है ना, कोई डाउट है इस बात में? तो अब इंडिया पर ये वर्ल्ड वॉर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि बेसिकली इंडिया उस टाइम क्या था, एक कॉलोनी था। तो इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि कॉलोनीज की हालत तो वैसे भी बहुत ख़राब थी, फिर वर्ल्ड वॉर हो गई तो और ही ख़राब होनी है। तो लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। The British government of India compelled India, one of their colonies, to participate in the World War without any concern for willingness or unwillingness of the Indians. India became the source of procuring help in the form of money, food, clothing, and the other war supplies. During the year of 1919 to 1920, the British government in India provided help to England worth rupees 19 billion. 1 billion is equals to 100 करोड़। अब देखो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में कौन था, इंग्लैंड दोनों में था ना। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब ये लोग वॉर कर रहे थे तो इन लोग अपने साथ कॉलोनीज़ को इन्वॉल्व कर रहे थे। क्यों? कॉलोनी से इनको क्या मिल रहा था, सोल्जर्स मिल रहे थे, पैसा मिल रहा था। तो अगर इंग्लैंड कोई वॉर कर रहा है तो इनडायरेक्टली इंडिया उस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका है, क्योंकि इंडिया किसकी कॉलोनी था, इंग्लैंड की कॉलोनी। तो अब ये लोग जहाँ कहीं भी वॉर करेंगे वहाँ इंडिया को भी वॉर करनी पड़ेगी उनके साथ, भले इंडिया। अब देखो यहाँ पर क्या इंडिया चाहे ना चाहे, बिकॉज इंडिया की हालत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि इंडिया अपना ही ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहा था, तो वो कोई वॉर में क्या करता कर। तो इसके लिए इंडिया का बेसिकली इंडिया का ये था सोचना, इंडिया की मेंटालिटी ये थी कि हमको कोई वॉर वगैरह में नहीं जाना है, हमको अपनी डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। बट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, ये तो वॉर में था और इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी है। इसके लिए इंग्लैंड ने इंडिया को फोर्स किया कि वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे। तो दोनों वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में इंडिया अनविलिंगली पार्टिसिपेटेड था, वो नहीं चाह रहा था बट स्टिल उसको पार्टिसिपेट करना पड़ा था। ओके, इंडिया कैसे हेल्प कर रहा था इंग्लैंड की? मनी, पैसे से, फूड, क्लोथिंग एंड अदर वॉर सप्लाईज। वॉर में यही सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे आप और हथियार खरीद सको, फिर अलग अलग हथियार होने चाहिए आपके पास, खाना होना चाहिए, बिना खाने के तो आप लड़ नहीं सकते, ताकत चाहिए ना, फिर क्लोथिंग, कपड़े होने चाहिए। देन लिसन, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1919 टू 1920, मतलब ये टाइम कब का है, 1919 टू 1920, ये टाइम अप्रॉक्सीमेट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुई है, ये 1919 टू 1920 का टाइम है। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जब एंड हुई है तो कितना मतलब अभी लॉस हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फाइनेंस को लेकर, मिलिट्री को लेकर, सब कुछ बहुत लॉस है। तो अब सबसे बेसिकली सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? मनी, पैसा चाहिए आपको। उस टाइम पर 1919 टू 1920 का जो टाइम था, इस टाइम पर इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंग्लैंड को कितने पैसों की हेल्प की थी? 19 बिलियंस, 19 बिलियंस की हेल्प थी। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 19 बिलियंस में कितने करोड़ होंगे? 1900 करोड़ ना। मतलब एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इंडिया ने 1900 करोड़ की हेल्प की थी। किसको? इंग्लैंड को। क्लियर हुआ? मतलब देखो इंडिया ना चाहते हुए भी इंडिया को कितना एफर्ट दे रहा है यहाँ पर, इंडिया को कितना ज़्यादा। ये तो सिर्फ मनी था, उसके अलावा जो इंडिया ने अपनी फूड ग्रेन्स, अपना खाना, अपना फूड दिया, फिर उसके बाद उसके सोल्जर्स इतने सारे इंडिया के उसमें मारे गए, कितने सारे इन्वॉल्व हुए, वो सब अलग। उसके अलावा 19 बिलियन की हेल्प थी इंग्लैंड को मिली थी और इंडिया से। 17 of the Indian soldiers were honored and decorated with Victoria Cross, a medal given for gallantry. Victoria Cross से अंडरलाइन करो, Victoria Cross, a medal given for gallantry. जो इंडिया के अभी देखो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 17 इंडियन सोल्जर्स को क्या मिला? विक्टोरिया क्रॉस मिला। ये जैसे अभी हम लोग में जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जिनका कुछ अच्छा काम किए होते हैं मिलिट्री में, तो उन लोगों को क्या मिलता है? मेडल। और वो मेडल क्या होता है? परमवीर चक्र, ये सब जो होते हैं, मेडल, अवार्ड, ये सब मिलता है ना। उस टाइम पर जो सोल्जर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था, बहुत करेज दिखाता था, उसको मिलता था विक्टोरिया क्रॉस। ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिशर्स की क्वीन उस टाइम कौन थी?
तो विक्टोरिया क्रॉस मिलता था। अब विक्टोरिया क्रॉस जो है ये किस लिए मिलता था? गैलेंट्री का मतलब होता है करेज। तो जो सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा करेज दिखाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़े, बहादुरी से लड़े, उन लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिलता था। तो सिर्फ 17 इंडियन सोल्जर्स को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। कितने में से? 10 लाख में से, मतलब एक राउंड फिगर लेकर चलो, अप्रॉक्सीमेट 10 लाख में से सिर्फ 17 को विक्टोरिया क्रॉस मिला है। इंडिया वॉज अ मेजर सोर्स फॉर इंग्लैंड, प्रोवाइडिंग स्किल्ड ह्यूमन पावर and various war supplies such as ammunition, weapons, textiles, jute, tents, small ships, timber, railway tracks and transport goods। अब इंडिया जो था वो क्या था? इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी हेल्पफुल कॉलोनी थी। क्यों? इनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मिल रही थी वो इंडिया से मिल रही थी, बिकॉज इंडिया जो था उस टाइम पे जो इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटस था बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? देखो, यहाँ के जो मसाले वगैरह होते थे बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, बहुत महंगे भी होते थे, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं इतने अच्छे मसाले नहीं मिलते थे। कपड़े जो रेशम होता था, टेक्सटाइल बहुत अच्छा होता था, रेशम जो एकदम रियल होता है ना, वो मिलता था इंडिया में। देन इंडिया के अगर हम लोग बैक ईरा में जाते हैं, जैसे 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, तो इंडिया में जो टेम्पल्स वगैरह थे, वहाँ पे जो मूर्तियाँ, आइडल्स जो रखे जाते थे ना, उन पर जो जेवर वगैरह पहनाते थे ना, वो असली होते थे, गोल्ड के एंड मतलब अच्छे अच्छे जो धातें होती है उसके होते थे वो। तो ये सब की जो उस टाइम प्राइस थी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज वो सब प्योर होता था ना, प्योर मेटल रहता था, कोई मिलावट तो होती नहीं थी आज की तरह, वो एकदम प्योर मेटल होते थे, तो उसकी वैल्यू भी बहुत होती थी, उसका उतनी कीमत भी उसकी ज़्यादा होती थी। अब इंडियंस को वो चीज़ नहीं पता थी कि हम मतलब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो इतना वर्थ रखती, इतना हमारे पास पैसा है। इंडियंस को वो चीज़ से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपने जैसे तैसे चल रहे थे। बट इंग्लैंड को ये चीज़ समझ में आ रही थी ना, ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आई कि इनके पास इतना पैसा है कि अगर हम इनको अपनी कॉलोनी बना लेते हैं तो हमको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स उन्होंने कॉलोनी बनाई और वर्ल्ड वॉर में उसका रिजल्ट देखने को मिला, इंडिया से कितनी हेल्प मिल रही है। अब देखो इंडिया से किस किस चीज़ की हेल्प मिली। एम्यूनेशन, हथियार जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब बुलेट्स वगैरह जो होती हैं वो, वेपन्स, देन टेक्सटाइल्स, जूट। एंड जूट क्या होता है पता है? ये ना एक ऐसा थ्रेड होता है जो कि रस्सी वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। रस्सियाँ मतलब मजबूत होती है ना, तो जो थ्रेड से रस्सियाँ बनाई जाती हैं ना, अब वॉर वगैरह में ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए जो जिस धागे से रस्सियाँ बनाई जाती है उसको जूट बोला जाता है, वो इंडिया से सप्लाई होता था। ठीक है। टेंट्स, मिलिट्री बेस जहाँ पर भी होगा वहाँ टेंट की ज़रूरत है। स्मॉल शिप्स, उस टाइम पे नेवल फोर्सेस भी पावरफुल होनी चाहिए, तो नेवल छोटी छोटी शिप्स भेजी जाती थी। टिम्बर, टिम्बर क्या होता था? लकड़ियाँ होती थी जो बिल्डिंग मतलब कुछ बनाने के लिए भेजी जाती थी। अब कोई भी कुछ भी चीज़ बना सकते हैं आप, शिप्स वगैरह बनाने के लिए, वो सब लकड़ियाँ सब इंडिया से जा रहे हैं। हाँ, इतना सब कुछ इंडिया से हेल्प मिल रही है। रेलवे ट्रैक्स एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स, ये सब चीज़ भी इंडिया से ही था। टिल द एंड ऑफ 1918, एंड ऑफ 1918 से अंडरलाइन करो, end of 1918 British government in India sent weaponry and ammunition worth rupees 1.4 billion। जब 1918 एंड हो रहा था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है, हाँ एकदम एंड हो गई अब वर्ल्ड वॉर 1, उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी उसने कितने रुपए का हथियार भेजा था इंग्लैंड को? 1.4 बिलियन। इतना ज़्यादा पैसा इंडिया से जा रहा है, इतने पैसे का हथियार, खाली वेपन। तो सोच लो इंडिया कितना रिच था, कितना अमीर था। इसके लिए तो इंडिया के पास से सब मिल रहा है ना, एंड जाते जाते तक सब निकाल ले गए थे, इसलिए अब इंडिया के पास कुछ नहीं है। क्लियर? एनी डाउट कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था इसका? समझ में आया ना कि इंडिया से कैसे हेल्प ले रहे हैं वो लोग। इंडिया को फोर्सफुली वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा था। इंडिया का ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर में जाने का इरादा नहीं था। इंडिया की हालत ही इतनी ख़राब थी कि वर्ल्ड वॉर में जाने का सोचता भी नहीं कोई। बट रीज़न क्या था कि वो इंग्लैंड की क्या थे? कॉलोनीज थे। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड वॉर 1 लेफ्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ वॉर सप्लाईज, सिविल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इकोनॉमिक्स। ये सब अंडरलाइन करते जाओ, प्रोडक्शन से अंडरलाइन करो। प्रोडक्शन ऑफ वॉर सप्लाईज, सिविल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज, सी एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फ्यूल सप्लाई, डिफेंस सिस्टम एक्सेट्रा। अब वर्ल्ड वॉर 1 ने
ये सब जो मैंने अंडरलाइन करवाए, इन सब फील्ड पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था तो उसे समझ में ही आ रहा है ना। प्रोडक्शन ऑफ वॉर सप्लाईज, हथियार जो बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया गया। सिविल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सब एकदम ख़त्म हो गई। सिविल इंडस्ट्रीज अब कहाँ काम करेंगी, सारा पैसा तो वॉर में लग गया है। देन ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसीज सब चेंज हो गई एकदम, सारा पैसा चला गया है। सी देन लैंड ट्रांसपोर्टेशन, कि जो लैंड से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो सब चेंज हो गया। फार्मिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सब एकदम बोलते ना एकदम सब ज़ीरो पे आ गया था। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ज़ीरो पर आ गई थी, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था। डिफेंस सिस्टम सब कुछ ख़त्म। दिस वॉर बूस्टेड इंडियाज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लेकिन ये वॉर से इंडिया की कौन सी ग्रोथ बूस्ट हुई? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब वो देखो कैसे। The direct and indirect impacts of the war were more evident in fields like iron industry, steel industry, coal and mining industries. अब ये सब जो इंडस्ट्रीज़ थी, आयरन इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्टीम इंडस्ट्रीज़, कोल माइनिंग, ये सब क्यों इम्पैक्ट, इस पर अच्छा इम्पैक्ट क्यों पड़ा? हथियार के बनाने के लिए यही सब इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, है ना। आयरन इंडस्ट्री में ज़्यादा वेपन बनेंगे, कोल वगैरह का यूज़, और नॉर्मल जो सिविल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये सब बनेगा नहीं, हथियार वगैरह। तो ऑफकोर्स जो इंडस्ट्री ज़्यादा वेपन बनाएगी उसका ज़्यादा फ़ायदा है, वही अभी आगे चल रही है। तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ी, लेकिन बस इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही बढ़ी, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब डाउन हो गया। समझ में आया कि एक ही फील्ड में डेवलपमेंट आई, और वो कौन सी फील्ड थी? इंडस्ट्रियल फील्ड। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, there was considerable growth in motor transportation and the number of motor vehicles. During war times and post-war period, there was decrease in the export amounting to a loss of rupees 33 crores approximately. अब देखो क्या हुआ कि वॉर के बाद, जब वॉर ख़त्म हो गई तो क्या हुआ? मोटर ट्रांसपोर्टेशन, अभी जैसे मैंने बताया ना कि डेवलपमेंट हो रही है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है तो हर चीज़ में डेवलपमेंट आ रही है ना। अभी पहले कैसे लोग जैसे जानवरों पे सफ़र करके जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन सब होता था, फिर स्टीम इंजन, स्टीम बोट ये सब आ गया, थोड़ा फास्ट लाइफ हुई, फिर रेलवे से जो है इन्वेंट हो गई, उससे थोड़ा फास्ट हुए। तो ये सब जो है वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनको इस सब चीज़ की समझ आई थी कि हमको और फास्ट होना है। और वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ? सब ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्टिंग जो थी सब रुक गई थी ना। अभी आप कोई भी कंट्री से ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाओगे जब सब में वॉर ही चल रही है? तो कोई ट्रांसपोर्ट कर नहीं रहा था, तो उसकी वजह से पूरे कितना नुकसान हुआ था? 33 करोड़ का। ट्रेड की फील्ड में 33 करोड़ का लॉस फेस करना पड़ा था वर्ल्ड को। ओके, देन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स रिड्यूस बट द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्रीज। अब क्या हुआ? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो कम हो गई थी, है ना, क्योंकि वो अब ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रहा। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो थे उसकी प्राइस बढ़ती जा रही। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या हो गया था? वेपन्स, और फिर जो बोट है, गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स है, ये सब थी, इसकी प्राइस बढ़ती गई और फूड ग्रेन्स की प्राइस कम होती गई। देन इंडियन फूड ग्रेन्स वर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एंड अलाइड नेशंस। इंडियन फूड ग्रेन्स, इंडिया में जो फूड ग्रेन्स थे, जो अनाज उगता था, वो कहाँ गया? इंग्लैंड और उसके जो अलाइड नेशंस थे, उससे जुड़ी हुई जो जगह थी, और भी जो बाकी अलाइड नेशंस थी ना इंग्लैंड के साथ वर्ल्ड वॉर में, उन सबको सप्लाई हो गया इंडिया में जो फूड ग्रेन्स थे। देन इट कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द इंडियन। अब इंडिया में जितना फूड ग्रेन्स निकल रहा था उसमें अच्छे से आधे से ज़्यादा तो इंग्लैंड को सप्लाई हो गया, तो अब इंडिया में खाने की कमी हो गई। इंडियंस को फूड ग्रेन की प्रॉब्लम हो गई कि उनके पास खाना नहीं बचा, वो क्या खाएंगे, सब तो सप्लाई कर दिए। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन मार्केट बिगिन टू राइज। अब जो चीज़ कम होती है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। अब इंडिया में फूड ग्रेन्स कम हो गए, अब सबको खाना चाहिए ना, तो क्या हुआ? फूड ग्रेन्स की प्राइस इंडिया में बढ़ गई। तो इस तरह मतलब देखो सब मैसअप हो गया। इंग्लैंड ने क्यों इंडिया से फूड ग्रेन लिया? क्योंकि फूड ग्रेन की प्राइस कम थी, है ना, तो इंग्लैंड को फ़ायदा था ना, अच्छे ज़्यादा फूड ग्रेन्स लेकर चले जाएंगे। और दूसरा ये भी उनको फ़ायदा था कि इंडिया उनकी कॉलोनी है, तो जितना उससे ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उन लोग ने ये नहीं सोचे कि इंडिया से इतना सारा फूड ग्रेन जब चला जाएगा तो इंडिया को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इंडिया में खाने की कमी हो गई, और फिर जब इंडिया में खाने की कमी हुई तो इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस फूड ग्रेन्स की एकदम अचानक से बढ़ गई। द इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had mixed impact on India. As far as the defense tactics were concerned, the Indian soldiers and Indian political leaders learned a few things.
अब क्या हुआ कि जब इंडिया वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ, तो मैंने बताया कि वॉर कोई भी आप किसी चीज़ में जब इन्वॉल्व होते हो तो आप फेलियर और सक्सेस दोनों से कुछ चीज़ें सीखते हो। तो वैसे ही जब इंडियंस ने भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया तो उनको कुछ चीज़ें समझ में आई, जो स्पेशली जो लीडर्स थे, लीडर्स ही ज़्यादा सोचते थे ना, उन्हीं लोग को ये बात समझ में आई कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को अब कैसे स्टैब्लिश करना है। वॉर से ये बात समझ में आई। They realized because of their experience on the European war field that the Indian weaponry was far too less sophisticated. जब उन लोगों ने, अब ये इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे ना इंडियंस, तो एक्चुअली ये किसकी वॉर फील्ड है? यूरोपियंस की वॉर है। उसमें इंडियंस खाली लड़ रहे हैं, उनको रूल कौन कर रहा है? अभी भी ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो जब इंडियंस वो लड़े उनसे, इंडियन सोल्जर्स, तो उन लोगों को एक बात ये समझ में आई कि इंडियन सोल्जर्स के जो वेपन हैं वो जो है बहुत अभी उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, उतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं अभी। सोफेस्टिकेटेड का मतलब उतने एडवांस नहीं है जितने यूरोपियंस के थे, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया है। तो वो लोग कब से 16th सेंचुरी से ही वो डेवलपमेंट में एकदम आगे आ चुके थे, और यह भी जो है 20th सेंचुरी की बात है। तो ऑफकोर्स उन लोगों के वेपन और इंडियंस के वेपन में बहुत डिफरेंस होगा। तो इंडियंस को ये बात वॉर से समझ में आई कि हमारे वेपन्स को और ज़्यादा एडवांस करने की अभी ज़रूरत है, हम लोग ऐसी कोई वॉर नहीं लड़ सकते। कंपेयर्ड टू अदर नेशंस, some factors made them understand how India could be considered backward in the matters of aircrafts, mechanized war instruments and infantry, medical facilities, modernization of the armed forces, military training, adequate storage of war supplies etc. ये सब फील्ड जहाँ जिसका नाम है सब अंडरलाइन कर लो। यही इंडियंस को ये सब फील्ड्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। कौन कौन सी फील्ड है देखो अभी, किसमें? एयरक्राफ्ट इंडिया के पास बहुत अच्छे नहीं थे, वो उनको डेवलप करना था। मैकेनाइज वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, इनडायरेक्टली कह लो तो वेपन। देन मेडिकल इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल फौज होती है उसको और अच्छे से स्टेबल करना था, उस लोग की स्ट्रेटजी और अच्छी बनानी थी। देन मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी करनी है, ट्रेनिंग उनको और ज़्यादा बेटर देनी है, क्योंकि यूरोपियन सोल्जर्स की ट्रेनिंग और इंडियन सोल्जर की ट्रेनिंग बहुत डिफरेंस होता था। क्यों डिफरेंस रहते थे? क्योंकि वो लोग यूरोपियंस जो थे वो एडवांस तरीके से डेवलप करते थे, प्लस वो क्रूसेड्स को फेस कर चुके थे, इसके लिए उन लोगों को वॉर टैक्टिक्स बहुत अच्छी से आती थी। बट टॉकिंग अबाउट इंडियंस ने ये सब तो फेस नहीं किया था, तो वो लोग नॉर्मल वॉर टैक्टिक्स सब लेते थे। तो अब उन लोगों को वर्ल्ड वॉर में लड़ने के बाद समझ में आया कि हमारी वॉर टैक्टिक्स जो है वो और इम्पॉर्टेंस रखती है और ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए। देन मिलिट्री ट्रेनिंग, देन एडिक्वेट स्टोरेज ऑफ वॉर सप्लाइज, पहले से बहुत ज़्यादा स्टोरेज रखना है। मैंने बताया ना कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज़ के पास बहुत सारा स्टोरेज हो चुका था, बना हुआ था सारा हथियार, बस उनको एक स्पार्क चाहिए था लड़ने के लिए। तो इंडियंस को बात समझ में है कि पहले से स्टोरेज होना चाहिए आपके पास, सिर्फ हथियारों का ही नहीं, ऑफकोर्स फूड ग्रेन्स का होना चाहिए कि कभी वॉर के टाइम पर देखा ना कैसी प्रॉब्लम हो रही है, कॉलोनी से फूड लेना पड़ रहा है, ये सब। तो पहले से जब आपके पास सब स्टोर रहेगा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लेने की, तो ये सब चीज़ का स्टोरेज, then etc. Okay, considering these factors, the British government in India formed a committee to bring in effect the required changes. This committee made a report ready recommending some useful changes in the Indian military system. अब ये सब बातें, अभी इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है ना, अभी ब्रिटिशर्स ही है ना हमारे, अभी आज़ादी थोड़ी मिली है, वर्ल्ड वॉर 1 खाली हुई है अभी। तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे उनको ये बात समझ में आई कि इंडियन मिलिट्री सिस्टम है उसमें ये सब चीज़ में डेवलपमेंट आनी है। तो ये लोग ने क्या किया, एक कमेटी स्टेबल की, एक कमेटी बनाई जो कि इंडियन मिलिट्री में जो जो कमी है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको जो है ध्यान से समझेगी, देखेगी, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को देंगे और फिर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट काम करेगी। तो वो कमेटी ने बहुत यूज़फुल चेंजेस आए इंडियन मिलिट्री में, उनको और एडवांस करने में। ओके, क्लियर? एनी डाउट? थोड़ा सा बोरिंग है बट सुनो। In 1917, underline it. In 1917, Governor General and Viceroy Lord Chelmsford and Edwin Samuel Montagu, Secretary of State of India. ये देखो ये कौन थे? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, दोनों के नाम है, याद रखना, लॉर्ड कैल्मसफोर्ड एंड एडविन सैमुअल मॉन्टैग, Secretary of State of India, together prepared a report on the administrative reforms needed in the British administration in India. ये दोनों ने, जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे, इन दोनों ने एक ऐसी रिपोर्ट रेडी की जिसमें जो ब्रिटिश, अभी इंडिया में गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटिशर्स की,
तो मतलब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उसमें क्या चेंजेस लानी है, उसके बारे में रिपोर्ट रेडी की। किसने किसने, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ने, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट रेडी की जिसमें इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या चेंजेस करनी है वो। देन accordingly, apart from civil provisions, a few promises were made with regard to military organization in India. अब क्या हुआ, ये सब जो रिपोर्ट्स बनी, सब देखा गया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ प्रोमिस किए गए, वादे किए गए कि हाँ हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में ये चेंजेस आएंगे, कोई भी पॉइंट्स दिए गए। फिर it was promised, underline it, it was promised that Indian soldiers will be posted on various positions in the army without any concern for their caste, race and religion. एक प्रॉमिस क्या था कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं, अभी तक इंडियन सोल्जर्स को मिलिट्री में क्या था, सिर्फ एक नॉर्मल सोल्जर की पोस्ट मिलती थी, उनको जैसे जनरल वगैरह नहीं बनाया जाता था। जनरल वगैरह कौन होते थे, हमेशा ब्रिटिशर्स होते थे। बट अब ये प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने किया कि हम लोग जो हैं इंडियन सोल्जर्स को मिलिट्री में अलग अलग पोस्ट पर रखेंगे और हम जो है उनकी एबिलिटी के बेस पर रखेंगे, उनके कास्ट, रीजन, रिलीजन ये सब नहीं देखा जाएगा, उनकी जो एबिलिटी, अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि इतना मतलब एक्सपीरियंस है, इतना काबिल है कि वो एक वो एक जनरल बन सकता है, तो उसको जनरल बनाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट अनदर वन, अगर कोई नॉर्मल सोल्जर है और वो ब्रिटिशर है तो उसको सिर्फ सोल्जर की पोस्ट मिलेगी, हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। क्लियर, ये एक प्रॉमिस था। देन अ प्रॉपर रेशो ऑफ इंडियन रिक्रूट्स विल बी मेंटेन इन द आर्मी। एक प्रॉपर रेशो बनाया जाएगा, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, कोई कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व की जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कोई पर्टिकुलर कोटा के लिए, वैसे ही इंडियन आर्मी में ये बात उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस की कि हम लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट बताएंगे आपको, एक रेशो सेट करेंगे ताकि इतने जो सीट्स हैं वो इंडियन सोल्जर्स के लिए ही रहेगी, वहाँ फिर कोई ब्रिटिश सोल्जर नहीं आ सकेगा। ओके। एन अकेडमी इन इंडिया विल बी स्टैब्लिश्ड सिमिलर टू सैंडहर्स्ट अकेडमी इन इंग्लैंड। एक अकेडमी बनाई जाएगी इंडिया में, बिल्कुल कैसी, सैंडहर्स्ट अकेडमी। ये जो है ना सैंडहर्स्ट अकेडमी, ये इंग्लैंड में जो है एक मिलिट्री अकेडमी है। इंग्लैंड में जो मिलिटेंट्स रहते हैं, मिलिट्री फोर्सेस के जो सोल्जर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग इस अकेडमी से मिलती है। तो ऐसे ही एक सेम अकेडमी इंडिया में भी अब इस्टेब्लिश करेंगे ताकि सोल्जर्स को ट्रेनिंग अच्छे से दी जा सके। 10 सीट्स इन द अकेडमी विल रिमेन रिजर्व फॉर यंग इंडियन कैंडिडेट्स। अब जो ऐसी अकेडमी, सिमिलर अकेडमी जो इंडिया में बनेगी, उसमें कितनी सीट्स इंडियंस के लिए रहेगी, 10 सीट्स इंडियन सोल्जर्स के लिए, जो यंग इंडियन सोल्जर्स हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम मिलिट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सेफ रहेगी, वहाँ पे कोई और नहीं रहेगा। देन दोज हु वर ट्रेन इन द मिलिट्री कॉलेज एट इंदौर वुड बी गिवन किंग्स कमीशन। यानी कि जो एक देखो, एक और मिलिट्री कॉलेज बनाया गया, कहाँ, इंदौर में। तो जो लोग इंदौर की जो मिलिट्री जो वो है कॉलेज है, वहाँ से अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो आपको किंग्स कमीशन मिलेगा, मतलब किंग के जो खजाना है उसमें से कुछ कमीशन रहेगा, आपको उसमें से कुछ पैसा मिलने वाला है। ये जो है एक मतलब एज अ रिवॉर्ड टाइप है ये, कि अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको इतना मिलेगा। जैसे पॉलिसीज़ नहीं रखी जाती है कि अगर आप इतना, जैसे अभी हम लोग कोई मॉल में जाते हैं तो अगर आप जो है 2 सूप का पैकेट लिए तो आपको एक फ्री मिल जाएगा, ऐसा। वैसे ही ये था कि अगर आपने इस कॉलेज से मिलिट्री ट्रेनिंग ली है तो आपको किंग के कमीशन में से कुछ पैसा मिलेगा। किंग को भी तो कमीशन मिलता था ना, गवर्नमेंट ही देती थी कि रूल आप करोगे, बट एक्चुअल रूल किसका रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा, और किंग को रूल करने के लिए कुछ पैसा दिया जाएगा। तो वही जो किंग को रूल करने के लिए पैसा दे रहे हो ना, उसी में से जो थोड़ा अमाउंट है वो सोल्जर को जाएगा। ओके, क्लियर, एनी डाउट? कुछ हो तो पूछ लेना। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके लिए मैं बार बार पूछ रही हूँ। द कैवलरी विल बी रिड्यूस इन इट्स स्ट्रेंथ। कैवलरी का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? कैवलरी वो होते हैं जो आर्मी में बहुत फास्ट हॉर्सेस वगैरह कुछ यूज़ करते हैं ना, मतलब जो स्पेशल सोल्जर्स होते हैं। कुछ ऐसे सोल्जर होते हैं ना जिनको स्पेशल वो मिलता है, स्पेशल फोर्स रहती है वो, तो उनके हथियार, उनके जानवर, सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल होते थे। तो जैसे अभी के टाइम पर जैसे जो टैंक वगैरह जो सोल्जर होल्ड करते हैं वो स्पेशल सोल्जर होते हैं ना, टैंक हर सोल्जर होल्ड नहीं कर सकता।
वैसे उस टाइम पर जो है स्पेशल सोल्जर्स होते थे जिनके पास बहुत स्पेशल किस्म के घोड़े वगैरह होते थे ताकि वो लोग अच्छे से वॉर करें, क्योंकि वो स्पेशल सोल्जर थे। तो उन्हीं लोगों को कैवलरी कहा जाता था। विल बी रिड्यूस इन इट्स स्ट्रेंथ, मतलब कैवलरी जो है वो थोड़ा कम कर दिए जाएंगे ताकि सोल्जर्स को ज़्यादा लिया जा सके। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंशियल मिलिट्री यूनिट्स वुड बी एनहांस। इन 1921 अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री सप्लाई कॉल्ड गुड्स एंड सप्लाई वॉज ओपन। 1921 में क्या हुआ, गुड्स एंड सप्लाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई, और वो किस लिए थी, मिलिट्री को जो सप्लाईज करनी, मैंने बताया ना कि स्टोरेज जो करने की लोगों ने वो सोची थी, तो उसी में जो जितने भी वेपन स्टोर करने हैं, जो भी फूड ग्रेन्स स्टोर करने, सब जो है वो उसी गुड्स एंड सप्लाईज ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहेगा। अगर कभी इन केस इन फ्यूचर अगर मिलिट्री को सप्लाई देनी है तो वो कोई कॉलोनी वगैरह से नहीं लेंगे, बल्कि ये गुड्स एंड सप्लाई जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से सब सप्लाईमेंट होगा। ओके, क्लियर, नाम याद रखना। Because of the war, the foundation of the Indian force was widened. The Indian naval units proved their grit and bravery in the war at Persian Gulf. अब क्या हुआ कि वॉर की वजह से, अब वॉर करनी है तो वॉर की वजह से मिलिट्री बेस बढ़ाया गया ना, सोल्जर ज़्यादा लगने लगे तो मिलिट्री बेस को बढ़ाना पड़ा। उसमें क्या हुआ, इंडियन एयरफोर्स जो थी वो और ज़्यादा वाइडर हो गई। वाइडेंट का मतलब होता है और ज़्यादा फैल जाना, वाइड हो जाना। इंडियन एयरफोर्स का जो एरिया था वो और बढ़ गया, और ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स उसमें होने लगी, और ज़्यादा वेपन्स आ गए, और एयरक्राफ्ट्स मिल गए। और फिर इंडियन नेवल यूनिट्स जो थी, नेवल फोर्स थी इंडिया की, उसने कहाँ पर अपनी करेज और ग्रिट का, यानी ग्रिट का मतलब भी करेज होता है। ओके, देखो करेज कई मीनिंग्स में आ रहा है, यहाँ पे कई अलग अलग वर्ड्स है करेज के लिए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप लोगों को कोई भी वर्ड देकर, करेज देकर पूछ लिया तो भी कंफ्यूज नहीं होना, और अगर ये सब वर्ड दिया तो भी कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इंडियन नेवल फोर्सेस ने कहाँ पर अपनी ब्रेवरी दिखाई थी, पर्शियन गल्फ में जो उनकी वॉर हुई थी वहाँ पर इंडियन नेवल फोर्स बहुत पावरफुल थी। क्लियर, एनी डाउट, कोई कंफ्यूजन? लोकमान्य तिलक थ्रू हिज एडिटोरियल्स पब्लिश इन द न्यूज़पेपर केसरी एंड थ्रू हिज स्पीचेस insisted that the Indian Navy and India's significant position in the world political scenario should be duly acknowledged, and there should not be any discrimination while appointing Indian man on positions of authority. लोकमान्य तिलक कौन थे?